बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं विस्तार अमार लिमिटेड के बारे में। बहुत सारे लोगों के पास इसका स्टेक है क्योंकि इसके फिनेंशियल्स ठीक ठाक हैं और इवन इसके प्रमोटर्स की होल्डिंग अच्छी है, डेट फ्री कंपनी है और कंपनी डिविडेंड नहीं देती तो चांसेस हैं कि जो भी ये कमाती है वो अपने इन्वेस्टमेंट अपने बिजनेस में पैसा वो लगा देती है ग्रोथ में। ठीक है, अब इसका अगर आरओसी और आरओई आप चेक करोगे तो बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है, राइट। पीई चेक करोगे तो बहुत ही कम है अपने इंडस्ट्री के पीई से। अब इसे हम लोग डिस्कस करने से पहले बेसिक, अगर आप बिगिनर हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी नॉलेज होगी। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो एक रिमाइंडर होगा, किसी भी स्टॉक में हम लोग जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें कितना रिस्क लेना है ये हम लोग डिसाइड करते हैं डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट, कि वो प्रोडक्ट क्या हमारे सामने है, क्या हम उस प्रोडक्ट को समझते हैं। कहीं कंपनी ऐसा तो नहीं कि फेक प्रॉफिट्स फेक लॉसेस वगैरह दिखा रही है, जो डेटा हमारे पास आ रहा है, फंडामेंटल डेटा जो हमारे पास आ रहा है वो जेन्युइन है या नहीं। तो ये सब हमको कैसे पता चलेगा। अभी डीमार्ट जैसी कंपनी अगर बोलेगी कि हमारे प्रॉफिट्स अच्छे हो रहे हैं तो इन्वेस्टर्स भरोसा करेंगे क्योंकि उनके स्टोर्स में भीड़ दिख रही है। ट्रेंड अगर बोलेगा हमारे प्रॉफिट्स बढ़ते जा रहे हैं कंसिस्टेंसी में कई सालों से, तो दिख रहा है राइट कि उनके स्टोर्स में इतनी भीड़ होती है कि चलने की जगह नहीं होती। लेकिन इस तरह की कंपनीज और इनके प्रोडक्ट्स हमको दिखते नहीं है। ये कंपनी क्या काम करती है, बिजनेस करती है, ट्रेडिंग करती है, प्रोसेसिंग करती है, फिश और फिश रिलेटेड एक्टिविटीज क्या है, जो फिश से जो आइटम्स बनते हैं, बहुत सारे आइटम्स बनते हैं, जैसे पिकल्स भी बनते हैं, सिर्फ फिश का मीट ही नहीं बनता, पिकल्स भी बनते हैं, उनके ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, उनके हेल्दी मेडिसिन्स भी बनते हैं, आइसक्रीम्स भी बहुत जगह पे यूज़ होता है जिसमें फ़िश के रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं। ठीक है, और फैशन में भी यूज़ होते हैं, फ़िश की स्किन वगैरह यूज़ होती है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो विस्तार अमार इस चीज़ की ट्रेडिंग वगैरह करती है। तो क्या ये बहुत बड़ा बिजनेस है? नहीं, राइट। सुनने में ऐसा नहीं लग रहा, हो सकता है बड़ा हो, मुझे नॉलेज ना हो, लेकिन ऐसा बिजनेस नहीं है जो कि बहुत मल्टी मिलियनेयर बिलियनेयर बिजनेस बन जाएगा। ठीक है, अभी इसका मार्केट कैप देखो कितना है, 100 करोड़ का भी नहीं है बॉस, 50 करोड़ का भी नहीं है। और इस तरह की कंपनी में अगर आप मेरी बात सुन के या किसी और की बात सुन के या खुद की एनालाइजेशन करके अगर इसमें एंटर कर रहे हो तो आपको ये ऑटोमेटिकली पता होना चाहिए कि जो भी आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो वो प्योर प्योर रिस्क है, प्योर रिस्क। ये कंपनी बंद भी हो सकती है क्योंकि बहुत ही छोटा मार्केट कैप है। ये कंपनी बड़ी भी बन सकती है क्योंकि डेट नहीं है इसके ऊपर, तो कुछ भी हो सकता है, राइट। और इस तरह की कंपनी में आप इन्वेस्ट करते ही ऐसा नहीं सोच सकते कि मैं जहां से एंटर करूं वहीं से भाग जाए स्टॉक, या मैक्सिमम 3 महीने 6 महीने में स्टॉक भागना शुरू कर दे। ऐसा नहीं होता इस तरह के स्टॉक्स में। छोटे स्टॉक में रिस्क ज़्यादा रहता ही है। तो ये बेसिक्स हो गए, राइट। अब देखिए इसके चार्ट में अगर आप जाएंगे तो आपको इसका चार्ट स्टार्टिंग से यहाँ तक बहुत अच्छा दिखाई देगा। मतलब कई सालों तक आपको इसका जो है 2022 सितंबर तक का चार्ट बहुत ही शानदार दिखाई देगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव। और यहाँ से जो फॉल शुरू हुआ है ये फॉल अभी भी कंटिन्यू है। अब इसका पीई रेशियो अगर आप चेक करोगे तो ये ईपीएस भी जो है बीच बीच में थोड़े बहुत साइडवेज, लेकिन लॉन्ग रन में अच्छे जा रहे थे। जब से यहाँ पे ये गिरावट शुरू हुई तब से इसमें पिटाई शुरू हुई, अपने हमने चार्ट में चेक कर लिया, राइट। तो अभी ये पिटाई हुई, यहाँ पे ये साइडवेज चला, फिर अभी थोड़ा सा बेटर हुआ। लेकिन अभी अगर इसका Q2 का रिजल्ट हम लोग चेक करेंगे तो ये आए हैं 11 लाख के। पिछले क्वार्टर में क्या थे, ये 0 था, तो 11 लाख का आया है। कंपेयर टू पिछले साल ये कम हुआ है। इवन अगर इसकी रेवेन्यू भी देखेंगे तो ये भी कम हुआ है। तो इसमें पॉजिटिव है क्या कुछ? मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं है। अब यहाँ पे FII DII भी नहीं है जो इसमें फंडामेंटल्स कंपनी के बारे में और इन डेप्थ कुछ चेक करके इसमें इन्वेस्ट करे हों, वैसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। FII DII अगर होते हैं तो इसका मतलब है कि उन्होंने कुछ ना कुछ रिसर्च की होगी, कंपनी में कुछ बात होगी, लेकिन वो भी इसमें नहीं है। तो हमको पॉजिटिव कुछ ऐसा मिल नहीं रहा जिसकी वजह से हम इसमें अपनी होल्डिंग बढ़ाएं बहुत ज़्यादा, या इसमें एवरेजिंग वगैरह इतनी जल्दी जल्दी पे करते रहें। ये वैसी स्टॉक नहीं है। अभी एशियन पेंट होता है, बजाज फाइनेंस होता है, या जो भी नामी गिरामी कंपनीज़ होती हैं उनमें हम लोग 10-15% की गिरावट के बाद एवरेजिंग कर लें तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा रिस्की चीज़ नहीं होती है, राइट। फ़ायदा ही होता है लॉन्ग रन में अगर देखें तो। लेकिन इस तरह की कंपनी में कुछ अता पता नहीं है, कंपनी का क्या होगा, कितना ग्रोथ होगा, कब तक ऐसे ही पिटती रहेगी, कुछ नहीं पता। अभी एक रिपोर्ट मैंने देखी थी, उसमें ये बताया गया था कि जिस इंडस्ट्री की ये है, ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री ही मार खा रही है कुछ टाइम से। तो बस इकलौती यही एक पॉजिटिव चीज़ है, इसके अलावा और कुछ नहीं।
अब ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे जो मेन कॉन्सेप्ट है इस डिस्कशन का, वो यही है कि छोटी कंपनी मतलब रिस्क, और अगर आपने रिस्क कुछ सोच समझ के लिया है तो बर्दाश्त करना पड़ेगा अगर स्टॉक गिरना शुरू हो चुका है तो। और वो भी खासकर इस टाइम पे जब अच्छे खासे बड़े बड़े नामी गिरामी स्टॉक्स गिर रहे हैं, उस टाइम में इस तरह के स्टॉक में पैनिक करना इज़ नॉट वर्थ। अब इसमें एवरेजिंग जिन लोगों के पास ऑलरेडी स्टॉक है और जो लोग इसमें न्यू एंट्री वगैरह करना चाहते हैं वो तो खैर अपनी रिसर्च खुद से कर लेना, लेकिन मेरे पास भी इसका स्टेक है और ऑब्वियसली अभी लॉस में है, क्योंकि मैंने कहीं पे भी ख़रीदा होता तो ये लॉस में ही होता। मैं बहुत ज़्यादा इसमें लॉस में नहीं हूँ, लेकिन लॉस में हूँ, ठीक है। अच्छे खासे दूसरे स्टॉक्स में भी जो मैंने अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले लिए थे तो उनमें लॉसेस हो गए हैं फॉर ऑब्वियस रीजंस, यू कैन अंडरस्टैंड। अब देखिए इसमें लेवल्स कहाँ बन रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इसमें ये जो आपको एक रेजिस्टेंस टाइप का दिख रहा है, तो मेरे हिसाब से अगर यहाँ 105 या 100 रुपए के आसपास में इसमें एक टर्न अराउंड नहीं दिखा, जो कि मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी दिखेगा, तो अगला जो मेरा इसमें टारगेट होगा वो 85 रुपीज़ के नीचे का होगा। ओके, और 85 के नीचे जब ये जाएगा तो मैं सिर्फ एक बार इसमें छोटी सी एवरेजिंग करूँगा और उसके बाद कभी भी इसमें दोबारा एवरेजिंग इसके नीचे के लेवल्स पे नहीं करूँगा। ये मेरा डिसीजन है, ये मेरा सेफ एंड सिक्योर प्लान है। और मैं इन्वेस्टमेंट इस तरह के स्टॉक में उतना ही करता हूँ जितना पैसा अगर चला भी जाए तो मुझे कोई फर्क ना पड़े, मेरी लाइफस्टाइल में फर्क ना पड़े और न मेरी नींद उड़े, ठीक है। तो इतना ही पैसा इसमें इन्वेस्ट करता हूँ। पिछले कुछ वीडियोस में मैंने बोला भी था, अभी देखिए 43 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। अगर ये डबल ट्रिपल भी हो जाता है, जो कि तब भी ये बहुत ही छोटा मार्केट कैप रहेगा, लेकिन मेरा पैसा भी डबल ट्रिपल हो जाएगा, ठीक है। और चांसेस इतनी छोटी कंपनीज के अगर जैसे टर्न अराउंड हो जाता है, इसमें पॉजिटिविटी वापस पहले जैसी आ जाती है, तो ये 43 करोड़ का जो मार्केट कैप है ये 200-500 करोड़ होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। इनफैक्ट आप यहाँ पे देखो, इसका 5 साल पहले मार्केट कैप क्या था, 8 करोड़। 8 करोड़ से इसने 43 करोड़ का अभी मार्केट कैप कर लिया है 5 साल में। तो आपको क्या लगता है ये आरओसी आरओई कहाँ से आया है? ये इसी तरह से आया है, कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है। लेकिन उन्हीं लोगों को ये फायदा हुआ होगा जिन्होंने इसमें पेशेंस रखा होगा। अभी यहाँ पे ये फॉल हुआ, फिर कंसोलिडेशन चालू हुआ, लोगों ने यहाँ पे बेचा है, तभी ये कंसोलिडेशन हुआ है, राइट। लोगों ने बाय नहीं किया, लोगों ने बेचा ज़्यादा, यहाँ पे लोगों ने बेचा है। तो जिन्होंने यहाँ पे बेचा है उन्होंने यहाँ तक दुख किया होगा या फिर यहाँ पे दोबारा बाय कर लिया होगा और अभी फंसे हुए होंगे, या फिर जिन्होंने यहाँ बेचा है उन्होंने इसमें दोबारा बाइंग नहीं की होगी तो वो अभी खुश हो रहे होंगे अपने डिसीजन पे। हर तरह के इन्वेस्टर्स रहते हैं, सही हर कोई है, गलत कोई नहीं। हर किसी को एक ना एक बार में ऐसा लगता है कि जब मैं खरीदता हूँ तभी मार्केट क्यों भाग जाता है और जब मैं खरीदता हूँ तभी मार्केट क्यों गिर जाता है। फोमो हर किसी को होता है, चाहे वो छोटा इन्वेस्टर हो चाहे वो बड़ा इन्वेस्टर हो। कितना भी टेक्निकल, कितना भी फंडामेंटल, कितने भी ट्रिक्स आते हो, किसी को भी फोमो हो जाता है कभी कभी। लेकिन फोमो इस तरह के स्टॉक्स में नहीं होना चाहिए जिसके बारे में आपको ज़्यादा पता ना हो, जिसका मार्केट कैप बहुत छोटा हो, जिसको मैनिपुलेट करना बहुत ईजी हो। ऐसे स्टॉक से थोड़ा सा सेफली डील करना चाहिए।